नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी की मजबूत लीडरशिप का चीन पर क्या असर हुआ। 130 करोड़ भारतीयों की ताकत का चीन ने कैसे लोहा माना और हमारी फौज की शक्ति और पराक्रम का सरहद पर बैठे चीनियों पर क्या असर दिखाई दिया। आज पूरी दुनिया ने देखा कि चीन ने अपने टेंट उखाड़ लिए, टैंक वापस ले गए, साजो सामान वापस ले गए, टकराव का रास्ता छोड़ने को मजबूर हो गए। जो विवाद चीन ने शुरू किया था, आज भारत ने खत्म कर दिया। अब चीन गलगांव में पैगोंग लेक इलाके में अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस लौटेगा, बल्कि चीन की फौज ने तो लौटना शुरू कर दिया है। गलवान इलाके में चीन की फौज 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। भारत और चीन शांति बनाए रखने पर सहमत हो गए हैं। भारत ने चीन को साफ साफ कहा था, भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ शांति चाहता है, सद्भाव चाहता है, लेकिन देश की संप्रभुता पर, अखंडता पर किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर चीन सरहद पर गड़बड़ी करेगा तो भारत हर तरह से तैयार है। इस सख्त और साफ मैसेज के बाद चीन को कदम पीछे खींचने पड़े। जो चीन भारत को 60 साल से आंख दिखा रहा था, जो चीन 60 साल से हमारी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा था, जो चीन 60 साल से हमें हमेशा से दबाने की कोशिश करता रहा, जिस चीन को कभी सख्त जवाब नहीं मिला था, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती गई। लेकिन 60 साल में पहली बार चीन को भारत ने आंख दिखाई तो ड्रैगन चुपचाप अपने रास्ते वापस हो लिया। चीन को समझ आ गया कि भारत बदल गया है, भारत का मिजाज बदल गया है, भारत के तेवर बदल गए हैं, भारत का कॉन्फिडेंस लेवल बदल गया है। अब ये पुराना भारत नहीं रहा कि चीनी सैनिक आएंगे, हमारी जमीन पर कब्जा करेंगे और हम चुपचाप देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि डिप्लोमेसी के साथ साथ रणनीति और जंग का कौशल भी जरूरी होता है। मोदी ने सिर्फ कूटनीति से काम नहीं लिया, डिप्लोमेसी के साथ साथ इकोनॉमिक और सैन्य शक्ति का भी सहारा लिया। 3 तरफा हमला किया और दुनिया ने देखा कि भारत का प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों का नेता अपने सैनिकों के साथ खुद सरहद पर खड़ा है। इसके बाद चीन को भी समझ में आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, भारत पर प्रेशर बनाने का कोई फायदा नहीं। मोदी ने उसी दिन कहा था, वीर भोग्या वसुंधरा। मोदी ने कहा था, अब विस्तारवाद का जमाना बदल गया, खत्म हो गया, अब विकासवाद का वक्त है। और यह बात विस्तारवादी ताकतों को समझनी होगी। नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया था, लेकिन मैसेज क्लियर था। चीन भी भारत की ताकत को, भारत की भावना को, भारत की मजबूती को समझ गया। और इसके बाद रही सही बात, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने आज पूरी कर दी। डोभाल ने आज चीन के विदेश मंत्री से बात की, 2 घंटे तक बात चली और आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा। अब गलवान और पैगोंग लेक इलाके में फेज बाय मैनर में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है। हमारे विदेश मंत्रालय के साथ साथ चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके इस बात को कंफर्म कर दिया कि लद्दाख में मौजूद हमारे संवाददाता अमित पालित की रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि भारत और चीन के बीच जो सहमति बनी, उसका असर सरहद पर कैसे दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो कर दिखाया। नरेंद्र मोदी की फायर एंड फ्यूरी वाली नीति ने चीन को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। पिछले 60 दिनों से चीन लद्दाख की गलवान वैली में तंबू गाड़े बैठा हुआ था, लेकिन भारत के मजबूत नेतृत्व और टफ स्टैंड के बाद चीन को वापस लौटना पड़ा। लद्दाख से हमारे संवाददाता अमित पालित ने बताया कि चीन की फौज पीछे हट रही है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बताया कि गलवान में जिस जगह 15 जून को भारत और चीनी सेना के बीच खूनी झड़प हुई थी, चीन वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर तक पीछे चला गया है। चीन ने अपने तंबू और दूसरे अस्थायी स्ट्रक्चर हटा लिए हैं। गलवान में चीन के वापस लौटने की फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुई है। अब गलवान समेत पूरे एलएसी पर टेंशन को कम करने के लिए 3 बार कोर कमांडर्स की बैठक हो चुकी है। पहली बैठक 6 जून को हुई थी, जिसमें
14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह मौजूद थे और चीन की तरफ से मेजर जनरल लिu लिन शामिल हुए थे। इसमें यह तय हुआ था कि दोनों सेना पीछे हटेगी और 15 जून की रात को हमारी जो फोर्सेस है यही देखने गए थे गलवान वैली में कि अब चीनी सेना पीछे हटी या नहीं, जिस दौरान ये खूनी झड़प हो गई। इसके बाद टेंशन को कम करने के लिए 22 जून को एक और बैठक हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर से 30 जून को एक बार फिर से दोनों कमांडर्स मिले और यह तय हुआ कि चरणबद्ध तरीके से दोनों सेना पीछे हटेंगी, लेकिन उसमें एक शर्त भी थी कि 72 घंटे तक ये देखा जाएगा, नजर रखा जाएगा कि क्या वाकई में ही चीनी सेना पीछे हटी या नहीं। अब जब इस बात की पुष्टि हो गई, हमारी सेना ने पुष्टि कर ली कि हाँ चीनी सेना हट चुकी है पीपीपी पॉइंट 14 से गलवान वैली में, उसके बाद ये खबर सामने आई है। पता तो यह भी चला है कि चीन ने ना सिर्फ गलवान बल्कि टकराव वाले दूसरे इलाकों से भी पीछे की तरफ मूवमेंट किया है। मनीष प्रसाद ने बताया कि चीन का यह बैकवर्ड मूवमेंट गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर भी हुआ है। गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग के इलाकों में भी चीन की सेना पीछे की तरफ हटी है। अलग अलग जगहों पर सैनिकों के पीछे हटने की संख्या भी अलग अलग है। फिलहाल ये तय है कि दोनों सेनाओं के बीच इन इलाकों में टकराव की स्थिति नहीं है। पेंगोंगसो इलाके में अभी भी भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत गलवान में जहां चाइनीज पीएलए पीछे चला गया है, तो पेंगोंगसो के इलाके में फिंगर 5 के ठीक 350 मीटर ऊपर चांग चेनमो के पहाड़ों के स्पर पर चाइनीज पीएलए का करीबन 100 से 150 की संख्या में डिप्लॉयमेंट था, जिसमें 4 बंकर और 6 टेंट थे। लेकिन चाइनीज पीएलए अब इस ऊपर के स्पर से होते हुए ठीक नीचे की तरफ जाकर उसने फिंगर 5 पर पोजीशनिंग ले ली है। इसे बड़े तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि चाइनीज पीएलए चांग चेनमो के फिंगर 4 के ठीक आगे के स्पर, जो कि चांग चेनमो के फिंगर 4 की पोजीशन से करीबन 250 मीटर ऊपर है और फिंगर 5 की पोजीशन से 350 मीटर आगे, ठीक इसी जगह से पीछे फिंगर 5 पर गया है। लेकिन चाइनीज पीएलए को अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानते हुए फिंगर 8 पर जाना है। अभी भी सैनिकों की तादाद ज्यों की त्यों बनी हुई है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ऊपर से चाइनीज पीएलए ने अपने जवानों की संख्या कम की है। जो लोग अब भी ये सवाल उठा रहे हैं कि चीन की सेना रिवर्स गियर में पीछे गई या नहीं गई, उन्हें चीन का यह बयान अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। सैनिकों के डिसएंगेजमेंट पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। चीन की तरफ से कहा गया, दोनों देश बॉर्डर एरिया पर फ्रंट लाइन फोर्स को डिसएंगेज करेंगे। दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करेंगे। दोनों देश एलएसी को लेकर हुई संधियों को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 中印两军于6月30日举行了第3轮 दोनों देशों की सेना के बीच 30 जून को कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि पिछले दोनों मीटिंग्स में जो फैसले लिए गए थे उन्हें 23 से लागू किया जाए और बॉर्डर पर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव तरीके से अग्रिम मोर्चे पर तैनात सेनाओं को डिसएंगेज किया जाए। हमें उम्मीद है कि भारत और चीन दोनों मिलकर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बॉर्डर के इलाकों में बने तनाव को कम करने की कोशिश करते रहेंगे। 落实好双方达成的共识，继续通过军事 असल में रविवार को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर 2 घंटे तक बात हुई। वीडियो कॉल के जरिए ये बातचीत की गई। इसी के बाद चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर आई, जिस पर चीन ने मुहर भी लगाई। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी किया गया। इसमें कहा गया कि हाल ही में हुए बॉर्डर विवाद को लेकर दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच खुलकर बातचीत हुई। दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इस बात पर राजी हुए कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर शांति बनाए रखना जरूरी है। दोनों देश एलएसी पर सेनाओं के डिसएंगेजमेंट और बॉर्डर पर भी डिसएस्केलेशन को लेकर राजी हुए। यह भी तय हुआ कि जल्द से जल्द एलएसी पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को पूरा करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कही गई कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना दोनों देशों का दायित्व है। कोई एक देश यथास्थिति को बदलने की कोशिश ना करे। आखिरकार भारत चीन के बीच तय हुआ कि बाइलैटरल एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल को मानते हुए भारत चीन बॉर्डर पर शांति स्थापित सुनिश्चित की जाए। हमको समझना चाहिए ये एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हुआ है। जो एलएसी के ऊपर चीन ने जो दबाव डाला था वो हट रहा है। इसके अगला कदम जो होगा वो एलएसी को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ठीक तरीके से परख के उसको पहले अलाइन कर लें। उसके बाद में आएगा ये बाउंड्री का जो विवाद है उसको ख़त्म करने की बात। लेकिन इसको और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से देखने से पता चलेगा ये इतना आसानी से ये सॉल्व नहीं होगा।
थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, काफ़ी बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन पहला जो कदम है डिसएंगेजमेंट का, उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करें पहले, उसके बाद में LAC को ठीक तरीके से समझ लें, उसके बाद में बाउंड्री विवाद को खत्म करने के बाद में सोचेंगे। मैं समझता हूं कि हालांकि एक माहौल सा बना हुआ अभी करने का, लेकिन ये टाइम लेने वाला एक मामला है। साफ है, चीन के सामने भारत ने जो सख्ती दिखाई, जो दम दिखाया, उसी का असर है कि चीन की विस्तारवादी सोच पर करारा प्रहार हुआ और चीन को अपनी जगह वापस लौटना पड़ा। लेकिन एक बात साफ है, जब तक चीन पूरी तरह से पीछे नहीं जाएगा, तब तक भारतीय सेना हर सिचुएशन को मॉनिटर करती रहेगी। सेना जमी रहेगी। नरेंद्र मोदी ने चीन को यह साफ साफ बता दिया, मैप हो या ऐप हो, अगर अपनी हद पार करोगे तो जवाब करारा मिलेगा। मोदी ने यह भी बता दिया कि नया भारत है, दुश्मन को वहां चोट करता है जहां उसको दर्द सबसे ज्यादा होता है। पहले तो प्रधानमंत्री के लेह दौरे ने भारत का इरादा बिल्कुल साफ कर दिया। वो जमाना चला गया जब भारत डर के बैठ जाता था। चीन ने भी देख लिया, मोदी न तो डोकलाम में झुके, न वन बेल्ट वन रोड पर समझौता किया। दूसरी तरफ चीन पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाया, आत्मनिर्भर भारत की कॉल देकर चीन के सामान के माहौल का ऐसा बॉयकॉट का माहौल बनाया और ऐसी हालत कर दी कि चीनी कंपनियां शी जिनपिंग की सरकार के सामने जाकर सॉल्यूशन निकालने में की मांग करने लगी। उनका रोना निकल गया। फिर मोदी ने चाइना के 59 ऐप्स बैन करके चाइना पर टेक्नोलॉजिकल प्रेशर बनाया। अंदाजा यह है कि इन ऐप्स को बंद करने से चाइनीज कंपनियों को 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। चीन को झुकाना, चीन को पीछे धकेलना कोई आसान काम नहीं है, भारत माता की। लेकिन प्रधानमंत्री की सख्त नीति, सही स्ट्रैटेजी और सटीक एक्शन की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया। बड़ी बात यह है कि चीन इस बार पीछे नहीं गया, बल्कि चीन को पीछे धकेला गया। प्रधानमंत्री ने एक साथ सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक तीनों मोर्चों पर चीन को पीछे खदेड़ा। विदेश मंत्रालय से लेकर NSA तक पूरी मशीनरी एक्टिव हुई। चीन को लेकर अपना अपना रोल अदा किया गया। इंडियन एम्बेसी के तमाम नेटवर्क के जरिए भी चीन को भारत का रुख स्पष्ट किया गया। चीन को आर्थिक चोट पहुंचाई गई और सेना का प्रेशर तो था ही। इसी का नतीजा है कि चीन गलवान में तंबू लेकर पीछे हट गया। हालांकि ये तो शुरुआत है, जब तक वो अपने बेस कैंप तक नहीं जाएगा, तब तक हमें चौकन्ना रहना होगा। जो कल जो बातचीत हुआ NSA साहब और उनका चीन का जो फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, ये काफ़ी एक अहमियत वाला चीज़ है। आप इसके पीछे थोड़ा सा जाके देखिए, इतनी बार जो है ज़मीनी लेवल पर बातचीत हो चुकी थी, मेजर लेवल पे बातचीत हो चुकी थी, 3 बार लेफ्टिनेंट लेवल पे बात हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में भी ज़मीन पे जो हम देखने गए तो उस समय पे ये पता चला कि भाई ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। हालांकि खबर तो आ गया था कि पीछे जो इलाके में लोग आए थे वहाँ से तो उन्होंने थोड़ा हटना शुरू किया था, लेकिन काफ़ी मात्रा में ये डिसएंगेजमेंट जो है नहीं हुआ था। अगर इस नज़रिए से अगर आप देखेंगे इसको, तो कल वाला जो बातचीत है वो काफ़ी अहमियत वाला चीज़ है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि हमारा विदेश मंत्री, उनका विदेश मंत्री से दोबारा बात किए थे, उसका भी असर है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मिलिट्री के लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे, हर लेवल पे जो दबाव है उसका एक परिणाम है जो हम आज देख रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक दरअसल चाइनीज PLA को पेंगोंगसो के फिंगर 5 से पीछे हटते हुए 8 किलोमीटर पीछे फिंगर 8 पर जाना है। वहीं गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर इस समय चाइनीज PLA अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, आर्मर टैंक और बुलडोजर के साथ करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटा है। लेकिन अभी 3 किलोमीटर और चाइनीज PLA को पीछे की तरफ हटना है। वहीं गोगरा और साथ में हॉट स्प्रिंग के इस पोजीशन पे, जहां पर चाइनीज PLA इस समय 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हुआ है, दरअसल रणनीतिक तौर पर चाइनीज PLA को अभी भी इस लोकेशन से 3 से 4 किलोमीटर और पीछे जाना है, ताकि अप्रैल 2020 के स्टेटस को माना जा सके। इसीलिए भारतीय सेना ने कोई भी चूक ना हो 1:9 के रेशो में अपने जवानों की तैनाती कर रखी है। यहां तक कि चीन
1962 में जिस तरह से 21 अक्टूबर के दिन गलवान को खाली करने के बाद दोबारा से रणनीतिक तौर पर आया था, ठीक उसी से सतर्कता बरतते हुए भारतीय सेना ने इसे गंभीरता के साथ इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग और तेज कर दी है। चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा साबित हुआ। प्रधानमंत्री के लेह दौरे ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मोदी ने लेह जाकर दुनिया को मैसेज दिया, जवानों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचाया और चीन को हद में रहने की हिदायत दी। सिर्फ गलवान नहीं बल्कि डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान भी लोगों ने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री ने बेहद संयम और मजबूती के साथ इस मुद्दे का हल निकाल लिया था। और जहां तक चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का सवाल है, तो इस पर भी पीएम मोदी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने इस पर चर्चा के लिए किसी प्रतिनिधि तक को नहीं भेजा और यह तब हुआ जब दूसरे मुल्कों ने चीन के साथ बातचीत की टेबल पर अपने हाई लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था। यानी चीन को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी पहले दिन से ही स्पष्ट है। बातचीत के जरिए सारे डिफरेंसेस हल किए जा सकते हैं ताकि विवाद टकराव में न बदले, लेकिन अगर टकराव हुआ तो फिर मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। चाइनीज पीएलए ने अपने 35,000 जवानों की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 832 किलोमीटर के दूसरी तरफ कर रखी थी। इस समय डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज पीएलए को अभी चुमार, डेपसांग, दौलत बे गोल्डी, डेमचौक और ट्रिग हाइट से अपने जवानों की संख्या को कम करना है और पीछे की तरफ हटना है। दरअसल रणनीतिक तौर पर चाइनीज पीएलए चुमार के जरिए हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊपर दबाव बनाना चाहती है। उसके साथ साथ डेपसांग पर अपनी पोजीशनिंग करके, जो कि दौलत बे गोल्डी से 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है, दरअसल यहां पर रहकर दौलत बे गोल्डी की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप के साथ साथ डीएसडीबीओ रोड के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के साथ चाइनीज पीएलए लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। लेकिन भारतीय सेना की मिलिट्री स्ट्रेटेजी, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी और साथ में इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की वजह से इस समय चाइनीज पीएलए के हौसले पूरी तरह से पस्त हैं। लेकिन गंभीरता के साथ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना हर एक मोर्चे पर इसको मॉनिटर कर रही है। चीन को झुकाने के लिए भारत की तरफ से आर्थिक मोर्चे पर भी कड़ा प्रहार किया गया। गलवान क्लैश के बाद भारत ने चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करने का फैसला किया। यह ऐसा फैसला था जिसने चीन की कमर तोड़कर रख दी। भारत ने चीन की 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। इसके बाद चीन को $50 बिलियन यानी 3,72,911 करोड़ का नुकसान हुआ और यह नुकसान आगे बढ़ता ही जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद से पूरी दुनिया में चाइनीज कंपनियों को देखने का नजरिया बदल गया। सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर कई देशों ने चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार शुरू कर दिया। खुद अमेरिका ने हुआवे को लेकर ऐसा बयान दिया जो चाइनीज कंपनियों के लिए प्रेजेंट तो बिल्कुल नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज क्लियर है, चाहे मैप हो या ऐप, भारत हर उस चीज को पीछे धकेलेगा जो हमारे वासुधैव कुटुंबकम के विचार का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अभी जो इकोनॉमिक कार्रवाई हमने की, उससे झटका लगा चाइना को और उनकी कंपनियों को, और उसके अलावा डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरी दुनिया एक साइड हो गई है और चीन अकेला हो गया है। और इसलिए उनको कोविड-19 का भी एक बहुत बड़ा तोहमा लगा है। तो ये सब देखते हुए मैं समझता हूं कि हम होशियार जरूर रहना चाहिए हमें, लेकिन साथ के साथ सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि हमारा जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी, वो कामयाब होगी। और उनका अगर ये प्लान था कि वो कब्जा कर लेंगे हमारी धरती के ऊपर, तो वो कामयाब भी नहीं हुआ और हमने उनके दांत खट्टे किए। नए भारत ने दिखा दिया कि भारत दुश्मन को वहां चोट करेगा जहां उसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी शुरू कर दिया है और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान की वजह से चाइनीज कंपनी प्रेशर में है और अब बातचीत की टेबल पर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और इस वक्त मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ में हैं। मनीष, मैंने आपकी रिपोर्ट अभी देखी, आपने 1962 का जिक्र किया और मुझे भी आज कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर उस अखबार की कतरन भेजी जिसमें लिखा हुआ है, ये 21 अक्टूबर 1962 का अखबार है, जिसमें लिखा कि चाइना गलवान से वापस जाना शुरू हो गया है, भारत का जो प्रेशर है उसका असर पड़ा है। तो कितना भरोसा कर सकते हैं चाइना पर? रजत जी, इस
अखबार की कटिंग और साथ में 21 अक्टूबर 1962 का जो आपने जिक्र किया, दरअसल वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डे भी है, क्योंकि चाइनीज पीएलए उस दिन वापस गया और फिर उसके बाद 18 गोरखा जो उस समय भारतीय सेना की यूनिट वहां पर डिप्लॉय थी, चाइनीज पीएलए भारी तादाद में आया, एक लंबा स्टैंड ऑफ चला, फेस ऑफ हुआ, चारों तरफ से घिराव हुआ और फिर उसके बाद जाट रेजिमेंट की जो टुकड़ी थी, यूनिट थी, वो वहां पर गई और उन्होंने इवैक्यूएट करने की कोशिश की, चाइनीज पीएलए को पीछे खदेड़ने की कोशिश की। एक खूनी संघर्ष हुआ और जी इसमें भारतीय सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, चाइनीज पीएलए को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा इसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने और साथ में और जो नुकसान है वो काफी ज्यादा हुआ था। इसीलिए सांकेतिक तौर पर जब आज के गलवान की बात करते हैं और ये कहा जाता है कि 2 किलोमीटर पीछे चला गया चाइनीज पीएलए, तो इसी गंभीरता के साथ ये सांकेतिक तौर पे हर किसी कोई यही कहना चाहता है कि भारतीय सेना इस बार पूरी तरीके से कॉशियस है, 1962 की तरह दोबारा नहीं होगा। रजत जी, ये इस कटिंग के बारे में है और उसके बाद अभी के हालात के बारे में आपको बता दें कि पेंगोंग सो, गोगरा, साथ में गलवान का इलाका और डेप्सांग का एरिया, इसमें म्यूचुअल कंसेंसस वाले जो एरियाज थे वो गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग है। दरअसल यहाँ पर फेज वाइज मैनर में अगले 60 दिन के अंदर आप ये समझ लीजिए कि जो स्थिति है वो अप्रैल 2020 की संभवता हो जाएगी, लेकिन चाइनीज की हर एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन मेन फ्रिक्शन पॉइंट अभी भी जो बरकरार है वो पेंगोंग सो का फिंगर 4 और फिंगर 5 का एरिया है। चाइनीज पीएलए यहाँ पर अगर नेगोशिएट करता है तो वो फिंगर 6 या फिंगर 7 तक की पोजीशन पे जाएगा और जो इस समय इंडियन आर्मी के सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि दरअसल चाइनीज पीएलए को पूरी तरह से फिंगर 8 पर यानी अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करना होगा, मानना होगा। इसीलिए चुमार, पेंगोंग सो, साथ में गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17, गोगरा पोस्ट, डेप्सांग का एरिया और दौलत बेग गोल्डी के साथ साथ ट्रिग हाइट पर जहां पर चाइनीज पीएलए प्रेशर बिल्डअप करा था रजत जी, उसको पीछे जाना होगा। यही रणनीति इस समय भारतीय सेना की और 60 दिन का एक टाइम है, इसी के अनुसार फेज वाइज फेज मैनर में चाइनीज पीएलए पीछे जाए यह अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग पूरी तरीके से की जा रही है। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और आपकी जानकारी हमेशा बड़ी सटीक होती है, बड़ी मदद करती है चीजों को समझने में, जो डाउट्स होते हैं उसको आप दूर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चीन ने मान तो लिया कि वो अपनी फौज को पीछे हटाएगा। चाइनीज आर्मी 2 किलोमीटर पीछे जा चुकी है, लेकिन हो सकता है कांग्रेस को अब भी यकीन ना हो। नरेंद्र मोदी की कूटनीति पर, उनकी विदेश नीति पर कांग्रेस पिछले 6 साल से सवाल उठा रही है, लेकिन आज यह साबित हो गया कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल जैसे तमाम देशों का दौरा करके दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ अपने पर्सनल रिलेशन बना करके नरेंद्र मोदी ने जो घेरा बनाया, चीन उसी घेरे में फंसा। चीन को पहली बार यह समझ आया कि दुनिया में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़कर कोई मुल्क उसके साथ नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं, चीन के खिलाफ है। 23 पड़ोसी देशों के साथ चीन का विवाद चल रहा है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि सिर्फ दुनिया के सपोर्ट से चीन रास्ते पर नहीं आया, भारत की बढ़ती ताकत, तेजी से डेवलप होते इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी चीन को जमीन पर लाने में मदद की। मैं एक बड़ी बात आपको बताऊं, चीन अपने तब्बू उखाड़ रहा है, साजो सामान ले जा रहा है, चीन की फौज पीछे हट रही है, लेकिन हमारी फौज सरहद के आसपास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है, जिससे दोबारा ऐसे हालात पैदा ना हो। चीन आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचे। जिस वक्त चीन और भारत की फौज आमने सामने खड़ी थी, उस वक्त भी हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम दिन रात काम करके इन दुर्गम इलाकों में रोड और पुल बनाने में लगी थी। ये कोई आसान काम नहीं है। इन इलाकों में सड़क बनाना, पुल बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और ये लद्दाख और गलवान में कैसे होता है, इसका एक नजारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले हमारी सेना को जिन इलाकों तक पहुंचने में 12 दिन लगते थे, अब 12 घंटे भी नहीं लगते। सरहद पर स्टैंड ऑफ के दौरान, टेंशन के दौरान एलएसी की तरफ बढ़ रहे आर्मी के ट्रक्स के काफिले और फॉरवर्ड एरिया में तेजी से हो रही सामान की सप्लाई की ये तस्वीरें भी चीन तक पहुंच रही होंगी। चीन भी ये समझ गया होगा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। अब तस्वीर बदल चुकी है।
अब सरहद पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सिर्फ ट्रक्स ही नहीं, दुश्मन को रौंदने के लिए टैंक्स भी दंदनाते हुए पहुंच सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लेह में रिकॉर्ड 3 महीने के वक्त में 3 नए पुल बना दिए गए। यह कमाल किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने। अप्रैल में चीन ने लद्दाख रीजन में गड़बड़ी करनी शुरू की। चीन की चालबाजियों को भांपकर सरकार ने बीआरओ से लद्दाख जाने वाली सड़कों और वहां बने ब्रिजेस की मरम्मत करने को कहा। साथ ही ये भी आदेश दिए गए कि अगर कुछ पुल पुराने पड़ गए हों या हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट को झेलने की कैपेसिटी ना हो तो उनकी जगह नए पुल बनाए जाए। बीआरओ ने इस काम को सफलता से अंजाम दिया। 3 महीने में 3 पुल बना दिए गए। इसमें एक नया ब्रिज उसी नीमू इलाके में है जहां कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। इन पुलों की क्षमता पहले 24 टन की थी। अब जो नए ब्रिज बनाए गए हैं उनकी कैपेसिटी 70 टन की है। यानी अब वहां से हैवी व्हीकल्स और टैंक बिना किसी परेशानी के फॉरवर्ड एरिया में मूव कर सकते हैं। This pool has been made in a record time of 3 months. ये पुल 3 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बनाकर तैयार किया गया है। यहाँ पर जो लोहे का बना जो पुराना पुल था उसकी क्षमता 24 टन थी। ये पुल आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हर तरह के लोडेड गाड़ियों को ले जाने लायक नहीं था। अब हमने सेना के कहने पर 50 मीटर लंबा स्टील का पुल बनाया है। इसकी क्षमता 70 टन लोड सहने की है। इस पुल के सहारे आप एलएसी और फॉरवर्ड पोस्ट तक किसी भी तरह का लोड लेकर जा सकते हैं। फॉरवर्ड पोस्ट। आपको बता दें, लेह लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना उतना आसान नहीं है जितना देश के दूसरे इलाकों में। एक तो यहाँ का टेरेन काफी डिफिकल्ट है, दूसरा ये कि बॉर्डर एरियाज में सड़क या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर चीन विरोध भी जताता है। लेकिन बीआरओ का कहना है कि उन्हें किसी देश के विरोध से कोई मतलब नहीं है। उन्हें जो काम सौंपा गया उसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया गया है। BRO, we have a mandate to construct the road. हमें किसी के विरोध से कोई मतलब नहीं है। हमें एक काम करने का असाइनमेंट दिया गया था और हमने वो काम करके दे दिया। To do the executive works on this area. बॉर्डर एरियाज में चीन अब तक भारत पर इसलिए भारी पड़ता था कि उसने अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रखा था। चीन अपनी सेना को, आर्मी के ट्रक्स को तुरंत बॉर्डर पर भेज देता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सीमा के आसपास दुर्गम इलाकों में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है और इसी का असर है कि चीन को बदले हुए भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये चीन की बड़ी प्रॉब्लम बन गए थे और चीन चाहता था कि गलवान के इलाके में भारत कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को बंद कर दे, सड़क बनाना बंद कर दे, पुल बनाना बंद कर दे। लेकिन भारत प्रेशर में नहीं आया, काम बंद नहीं हुआ। चीन की परेशानी इसलिए भी है क्योंकि सरहद के इलाकों में भारत ने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। रोड और ब्रिज बनाने के अलावा एयर स्ट्रिप्स बनाई गई हैं। अब हमारी सेना के बड़े बड़े जहाज वहां लैंड कर सकते हैं, लेह और लद्दाख में आराम से उतर सकते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ गई है, ये बड़ी बात है, इससे ताकत बढ़ती है। असर यह हुआ कि प्रधानमंत्री चीन को इसलिए रोक पाए कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा था। ये जीत इसलिए हासिल हुई क्योंकि हमारी तीनों सेनाओं ने भरोसा दिलाया था कि चीन की चुनौती का सामना करने में सक्षम है। कांग्रेस को छोड़कर सारे राजनीतिक दलों ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया, संकट की घड़ी में साथ रहने का आश्वासन दिया। नरेंद्र मोदी उनके विश्वास पर खरे उतरे। लेकिन हो सकता है कांग्रेस अभी भी सवाल पूछे। हो सकता है राहुल गांधी पूछें, मोदी जी ने कहा था कि चीन हमारी सीमा में आया नहीं था, तो वापस कहां से जा रहा है? उन्हें फिर से बताना पड़ेगा कि चीनी सैनिक नो मैंस लैंड में आ गए थे, उस एरिया में टेंट लगाए थे जहां दोनों की तरफ से फौज को सिर्फ पेट्रोलिंग का हक था। अब वो वापस अपनी सीमा में जाने को तैयार हो गए, 2 किलोमीटर पीछे चले गए। लेकिन राहुल गांधी की खास बात और है, वो सवाल ट्विटर पर पूछते हैं, लेकिन जो फोरम है जहां ये सवाल पूछे जाने चाहिए वहां से कतराते हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट की डिफेंस मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, जहां उन्हें सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। लेकिन वो, आप हैरान होंगे जानकर, एक भी मीटिंग अटेंड करने नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है?
राहुल गांधी के सवाल का जवाब तो पहले ही मिल चुका है, लेकिन अब देश राहुल गांधी से यह जानना चाहता है कि आखिर नाजुक मौकों पर देश के साथ खड़े क्यों नहीं होते। जिन सवालों के जवाब उन्हें आसानी से पार्लियामेंट की कमेटियों में मिल सकते हैं, वो मीटिंग्स में ना जाकर वो सवाल ट्विटर पर क्यों पूछते हैं। आज इस बात का खुलासा हुआ कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के डिफेंस मामलों के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। कमेटी की 11 मीटिंग्स हुई, लेकिन राहुल गांधी को एक भी मीटिंग अटेंड करने की फुर्सत नहीं मिली। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला किया। राहुल गांधी ने सुरक्षा पर संसद की स्थायी समिति की मीटिंग में एक बार भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो लगातार भारतीय सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, उनकी बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं और हर वो काम कर रहे हैं जो विपक्ष के नेता को नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी एक ऐसे गौरवशाली राजनीतिक वंश से आते हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कमेटी नहीं बल्कि कमीशन अहमियत रखता है। कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो संसदीय कामकाज को समझते हैं, लेकिन एक खानदान किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। नड्डा जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है। राहुल गांधी पिछले साल सितंबर से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के मेंबर हैं। इस कमेटी में राहुल गांधी समेत लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं। पिछले एक साल में इस कमेटी की 11 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी किसी में भी शामिल नहीं हुए। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेने और सेना के मनोबल गिराने के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी केवल हल्की राजनीति के लिए, सेना के मनोबल गिराने के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए केवल रक्षा के संदर्भ में बाहर बात करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं राहुल गांधी इस प्रकार अपने ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करने के लिए, अनदेखा करने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस और राहुल को खुद कटघरे में खड़ा होना पड़ा हो, लेकिन इससे राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुश्किल यह है कि राहुल गांधी रोज इल्जाम लगा रहे थे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। हालांकि इस मामले में राहुल के झूठ कई बार पकड़े गए, लेकिन अब जबकि चीन ने खुद मान लिया है कि मामला सुलझ गया है, चीन की फौज पीछे हटेगी, तो अब कांग्रेस को राहुल का बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा कि जब डिफेंस मामलों की स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स हो रही थी तो उस वक्त राहुल गांधी कहां थे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे। सितंबर से मार्च के बीच 11 में से 7 मीटिंग के दौरान राहुल गांधी बैंकॉक में थे या उसके आसपास कहीं थे। लेकिन सवाल पूछने में राहुल पीछे नहीं रहते और सवाल भी ऐसे पूछते हैं जिसका जवाब पूरा देश जानता है। लगता है सिर्फ राहुल को नहीं मालूम होता। कारण है, राहुल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया या नहीं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चीनियों को सबक सिखाते सिखाते हमारे 20 जाबाज जवानों ने शहादत दी। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता जिस वक्त सरहद पर हमारी और चीन की फौज आमने सामने हो, उस वक्त अलग अलग आवाज में बात करने से दुश्मन को फायदा मिलता है। इसका फायदा चीन ने उठाया भी। सवाल तो यह है कि कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी ने कितनी बार चीन को आंख दिखाई, कितनी बार सवाल पूछे। मैंने सरकारी रिकॉर्ड्स की जांच की। 2013 में 411 बार, 2012 में 426 बार और 2011 में 213 बार और 2010 में 228 बार चीन के फौजी हमारी सरहद में घुसे, सीमा पार की। लेकिन तब राहुल गांधी ने कभी सवाल नहीं उठाए। राहुल गांधी विरोधी दल का नेता होने के कारण यह हक तो रखते हैं, लेकिन जब बात देश की हो, दुश्मन सिर पर बैठा हो, कम से कम उस वक्त तो देश के साथ खड़े होना चाहिए। कांग्रेस के नेता वर्किंग कमेटी मीटिंग में राहुल गांधी को यही समझा रहे थे, लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी। राहुल को जो कहना है वो करें। मैं आगे की बात आपको बताता हूं। और यह खबर उत्तर प्रदेश की है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे जिस विकास दुबे को कई राज्यों की पुलिस खोज रही है, वो गायब है। जिस विकास दुबे के पोस्टर कानपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक लगा दिए गए हैं, उस विकास दुबे के खबरी पुलिस वाले ही थे। पुलिस वालों ने ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन विकास दुबे तक पहुंचाई थी। इसकी बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास में, यह मैं आपको बताऊंगा 35 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के बाद। कानपुर में 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे की तलाश में पुलिस को 40 टीमें लगानी पड़ी। विकास दुबे के बारे में जानकारी देने वाले को 2.5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है, पुलिस के हाथ अभी तक विकास दुबे नहीं लगा। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में विकास दुबे के पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस के सामने
बड़ी दिक्कत यह है कि विकास के फिरिए इस अपराधी की खबरी पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी है। हालांकि अब कई अफसरों की फाइलें खंगाली गई हैं। जिनके बारे में शक है वो विकास दुबे की मदद कैसे कर रहे थे, कब से कर रहे थे, उसको अंदर की खबरें दे रहे थे, इसकी जांच की जा रही है। 3 दर्जन पुलिस वालों से पूछताछ हो रही है। इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम को पता चला कि बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर कई पुलिस वालों का आना जाना था। एसटीएफ शक के घेरे में आए पुलिस वालों के फोन कॉल रिकॉर्ड भी कर रही है, उनको चेक कर रही है। इन पुलिस वालों पर शक है, उनमें डिप्टी एसपी से लेकर कांस्टेबल तक हैं। और मैं आपको हैरान करने वाली बात बताऊं, विकास दुबे की गोलियों का शिकार हुए शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने कानपुर के एसएसपी को चिट्ठी लिखकर पुलिस महकमे के कई लोगों की अपराधी विकास दुबे से मिलीभगत का खुलासा किया था, बताया था। इस चिट्ठी में चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे, नाम लेकर, लेकिन उस वक्त के एसएसपी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब इसकी भी जांच हो रही है। कानपुर के चौबेपुर में 8 पुलिस वालों की मौत के पीछे मुखबिरी का शक पुलिस डिपार्टमेंट पर ही है। थाना इंचार्ज ही शक के घेरे में है। विकास दुबे का खबरी कोई पुलिस वाला ही था। क्रिमिनल विकास दुबे को पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी थी। पुलिस टीम के अंदर का कोई था जो हर जानकारी लीक कर रहा था। इसीलिए विकास दुबे ने पुलिस के पहुंचने से पहले हमले का पूरा प्लान बना डाला। हथियार जमा कर लिए थे, गुर्गों को इकट्ठा कर लिया था। जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो पहले से घात लगाकर बैठे विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों पर अटैक कर दिया। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार आज चौबेपुर थाने गई। उन्होंने वहां लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि कई पुलिस वालों का गैंगस्टर विकास दुबे के घर आना जाना था, खाना पीना होता था। अब एसटीएफ की टीम 30 संदिग्ध पुलिस वालों से इसी को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की क्या भूमिका है, एक जांच ये भी चल रही है। इसमें एसटीएफ लगी हुई है। करीब 30 पुलिस वालों से पूछताछ हो रही है कि उनकी विकास के साथ किस तरह के रिश्ते थे, कितना उसके घर पे आना जाना था। ये पुलिस वाले हैं, इनके फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं कि विकास से कितनी बातचीत होती थी। ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर सवालों के जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है और कुछ पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि विकास जो है गाली गलौज करके पुलिस वालों से बातचीत करता था, उनको डराता धमकाता था। एक चिट्ठी से विकास दुबे के पुलिस के साथ मिलीभगत का शक पुख्ता हो रहा है। आज शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी सामने आई जो उन्होंने मार्च में कानपुर के एसएसपी को लिखी थी। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने कानपुर के एसएसपी को चिट्ठी लिखकर अपराधी विकास से मिलीभगत का खुलासा किया था। इस चिट्ठी में शहीद डीएसपी ने चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी पर गंभीर इल्जाम लगाए थे। डीएसपी ने लिखा था कि उन्होंने चौबेपुर के एसएचओ को विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन चौबेपुर के एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। चिट्ठी में डीएसपी देवेंद्र ने लिखा था, एसएचओ विनय तिवारी द्वारा एक अपराधी के लिए सहानुभूति दिखाना उनकी ड्यूटी पर सवाल खड़े कर रहा है। डीएसपी ने लिखा था, जानकारी मिली है कि एसएचओ विनय तिवारी का गैंगस्टर विकास दुबे के घर आना जाना रहा है। अगर थाना प्रभारी ने अपनी कार्य प्रणाली नहीं बदली तो गंभीर घटना घट सकती है। इस पत्र की जानकारी मिली है कि इस तरह की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने सीओ एसएचओ चौबेपुर के विरुद्ध दी थी। इस फाइल को हम लोग एसएसपी कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप इसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी पर सीनियर अफसरों ने 4 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया। इस चिट्ठी से कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी भी शक के घेरे में आ गए हैं। मार्च में कानपुर के एसएसपी अनंत देव थे। पूछा जा रहा है कि डीएसपी की चिट्ठी पर एसएसपी अनंत देव तिवारी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी की भूमिका की भी जांच हो रही है। शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। बेटी ने कहा कि पापा के फोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी से चौबेपुर के एसएचओ की शिकायत की थी। बेटी पूछ रही है, जब जून में ही उसके पिता ने एसएचओ की भूमिका को लेकर बड़े अफसरों को बता दिया था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एसएसपी के साथ रिकॉर्डिंग भी, एसएसपी आनंद देव तिवारी के साथ तीनों मतलब कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग भी है। इस पे अच्छे से अब जांच होनी चाहिए। जब वो मार्च जून में ही उनका एक
था लेटर जो कि अभी रिकॉर्ड हुआ है, जून का था शायद। तो उस पर जब उन्होंने पहले ही बता चुके थे कि अभी हमें खतरा है इन लोगों से, उन्होंने पूरा निकाल दिया था स्क्रिप्ट कि ये चीज़ आगे होने वाली है, तो इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। शहीद डिप्टी एसपी का परिवार इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। शहीद की बेटी कहती है कि वो अपने पिता की तरह पुलिस में जाएगी और गैंगस्टर विकास दुबे जैसे अपराधियों को सबक सिखाएगी। उनके साथ जिसने बुरा किया है, अब हम उन्हीं लोगों से, मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेना चाहिए। उनका चेहरा सामने लाएंगे और उनको उनकी सही जगह में पहुंचाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए किया है, वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने पूरा 100% दिया है। हालांकि अब विकास दुबे की खोज हो रही है, इसके साथ साथ उन पुलिस वालों की पहचान भी की जा रही है जो नौकरी तो सरकार की कर रहे थे लेकिन आदेश विकास दुबे से लेते थे। आज विकास दुबे के साथ पुलिस एक्शन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के मामले में 4 पुलिस वालों पर एक्शन हुआ है। चौबेपुर थाने के एसएचओ विनय तिवारी तो पहले से ही सस्पेंड थे। आज 3 और पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, जिनमें 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल शामिल है। अब ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि एक डीएसपी ने शिकायत की, बताया कि ये अपराधियों से मिला हुआ अफसर है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन ने विकास दुबे की प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई की है। उसके घर और तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पुलिस ने विकास दुबे की पुरानी फाइल्स खोल दी हैं। उसके परिवार वालों से पूछताछ हो रही है। उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर ये सब पहले हो जाता तो इतना बड़ा हादसा ना होता। लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि विकास दुबे बहुत शातिर अपराधी है, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसका जल्दी पकड़ा जाना, उसको सजा मिलना बहुत जरूरी है। और एक बात और कहना चाहता हूं, इस तरह के अपराधी एक दिन में, 1-2 साल में नहीं बनते। ये उस राजनीतिक खेल का बाय प्रोडक्ट है जो सफलता के लिए, जनता के वोट के लिए अपराधियों के सहारे खेला जाता है, जिसमें अपराधियों को पाला जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। विकास दुबे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। असल में जब नेता अपराधियों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी मदद से वोट हासिल करते हैं, तो एक हद के बाद क्रिमिनल्स ये सोचने लगते हैं कि जब वो नेताजी को वोट दिला सकते हैं, चुनाव जिता सकते हैं, तो खुद अपने लिए वोट की जुगाड़ कर सकते हैं, खुद भी नेता बन सकते हैं। और फिर वही होता है जो कानपुर में हुआ। विकास दुबे ने दर्जा प्राप्त मंत्री को थाने में मार डाला और बरी भी हो गया। जरा सोचिए, थाने में हत्या हुई, पुलिस वालों के सामने हुई और कोई गवाह नहीं मिला। विकास दुबे खुद चुनाव लड़कर जीता, उसकी वाइफ चुनाव लड़कर जीती, उसका भाई चुनाव जीता। पुलिस वाले उसकी मदद कर रहे थे, उसे इंफॉर्मेशन दे रहे थे, इसलिए उसे लगा वो तो मालिक है, ये सिस्टम उसका क्या बिगाड़ लेगा, और उसने 8 पुलिस वालों को मार डाला। सोचिए कितनी हिम्मत पड़ गई होगी। मुझे यकीन है कि योगी आदित्यनाथ जिस गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं, उसके बाद विकास दुबे ज्यादा वक्त तक बच नहीं पाएगा। या तो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। लेकिन इससे हालात बदल जाएंगे ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि उन पुलिस वालों की भी पहचान की जाए जो घर के भेदी हैं। उन नेताओं की भी पहचान की जाए जिनके संरक्षण में विकास दुबे अब तक बचा रहा। मुझे यकीन है कि योगी इस केस की तह तक जाएंगे और जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा मॉनसून की मार झेल रहे गुजरात का हाल। 24 घंटे से जो बारिश हुई है उसमें द्वारका डूब गई है, पूरा शहर पानी पानी हो गया है। इसकी तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। मॉनसून की पहली बारिश ने गुजरात के कई जिलों को डुबो दिया है। गुजरात में बारिश का सबसे ज्यादा कहर सौराष्ट्र में दिखा है। द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, भावनगर, अमरेली, गिर, सोमनाथ जैसे जिलों में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में नॉर्थ और साउथ गुजरात के अलावा अहमदाबाद में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूरी तरह डूब चुकी गाड़ियां, दुकान के बाहर बहती वॉशिंग मशीन और एसी, हर तरफ पानी ही पानी।
हर तरफ परेशानी ही परेशानी। ये तस्वीर है गुजरात के सौराष्ट्र रीजन की। आमतौर पर कच्छ सौराष्ट्र इलाका पानी की कमी और सूखे के लिए जाना जाता है, लेकिन कल से लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां अब चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। बारिश की सबसे ज्यादा मार दिखी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में। इस जिले की खंभालिया तहसील में पिछले 12 घंटे में 18 इंच बारिश हुई। ये तस्वीर द्वारका के इस्कॉन गेट इलाके की है। घर और दुकानें सब पानी में डूबी हुई हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से जलभराव की भयानक तस्वीरें आई हैं। कुछ कॉलोनियों में पानी भरने के कारण गाड़ियां तैरने लगी हैं, जबकि सड़कों का तो बुरा हाल है। पता ही नहीं चल रहा कि सड़क कहां है। सड़कें तो नदियों में तब्दील हो गई हैं। हालात को देखते हुए द्वारका जिले में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दी गई है। गुजरात के कई और जिलों में भारी बारिश हुई है। इसे देखते हुए गांधीनगर में एनडीआरएफ की 7 टीमों को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है, जिससे शॉर्ट नोटिस पर उन्हें बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों में तैनात किया जा सके। राजकोट में हुई तेज बारिश से पानी इतना भर गया कि एक जीप पुल से सीधे खोखदार नदी में पलट गई। हादसे में एक शख्स पानी में डूब गया, जबकि 2 लोगों ने किसी तरह से जान बचाई। वहीं सुरेंद्रनगर जिले में बिजली गिरने से एक किसान की जान चली गई। गुजरात के भावनगर में समुद्र में तेज करंट के चलते पोर्ट नंबर 3 पर सिग्नल जारी किया गया है ताकि मछुआरे आगे न जा सके। दूसरी ओर दीव में भी लोगों से कहा गया है कि समुद्र के पास न आए। यहां कई मछुआरों की नाव डूब गई है। कच्छ में विंड मिल में बिजली गिरने से आग लग गई। पंचक्की का एक चक्का तो पूरी तरह से जल चुका है। जिसने भी लाइटनिंग का यह खौफनाक रूप देखा वो डर गया। सौराष्ट्र के पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, भावनगर, अमरेली, जामनगर, गिर, सोमनाथ जिले में भारी बारिश हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक पोरबंदर के राणा गांव में 152 मिलीमीटर, गिर सोमनाथ के सूत्रपाड़ा में 103 मिलीमीटर, नौसारी के चिखली में 99 मिलीमीटर, वलसाड के परदी में 98 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पानी में डूबी द्वारका आपने देखी। गुजरात में कच्छ के कई इलाकों में, महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में और मुंबई में अगले 3 दिन काफी मुश्किलों से भरे हुए होंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। अब मॉनसून सक्रिय है और आज से सावन भी शुरू हो गया है। इससे बारिश तो देश भर में होगी। आज उज्जैन से लेकर वाराणसी तक, केदारनाथ से लेकर अमरनाथ तक हर जगह सावन के पहले सोमवार पर भोले शंकर का जलाभिषेक हुआ। हालांकि कोरोना का दौर है, मंदिरों में भीड़ तो नहीं थी, लेकिन भक्तों के जोश में कमी नहीं थी। इसकी कुछ अच्छी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। आज सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर देश भर के शिवालयों में शिवजी का दूध और गंगा जल से अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और दूसरी पवित्र नदियों में स्नान किया। सबसे पहले आपको उज्जैन के महाकाल के दर्शन करवाता हूं। सुबह सुबह भगवान महाकाल को पहले दूध से नहलाया गया और इसके बाद उनकी भस्म आरती की गई। कोरोना की वजह से हालांकि इस बार मंदिर में श्रद्धालुओं की उतनी भीड़ नहीं है। मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों से न आने की अपील की थी, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने पूरी श्रद्धा और परंपरा के मुताबिक महाकाल का जलाभिषेक किया और भस्म आरती की। उज्जैन में तो श्रद्धालु महाकाल मंदिर से दूर रहे, लेकिन प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में तो शिवजी को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की इतनी भीड़ जुट गई कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यहां लोगों ने मुंह को मास्क, चुन्नी
और गमछे से ढका तो हुआ था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। भगवान से सब लोग ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना के वायरस से देश को बचाएं। ये दुनिया के सामने बड़ी मुश्किल है। हमारा देश कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद नंबर 3 पर पहुंच गया है। मरीजों की संख्या 7 लाख को पार कर गई है। दिल्ली में कोरोना के केसेस 1 लाख के आंकड़े को पार कर गए। बारिश के मौसम में वायरल और तेजी से फैलता है, कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं, इसलिए अब और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। आज सावन के पहले सोमवार पर मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव से यही प्रार्थना की, इस मुश्किल से दुनिया को जल्दी से जल्दी निजात दिलाएं।